हेलो दोस्तों, फिजिक्स के स्थिर वैद्युत के क्लास नंबर 2 में मैं आप सब लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं। आज हम लोग इस चैप्टर का हार्ट, किडनी, है ना, मतलब एकदम मेन ऑर्गन एक पढ़ने वाले हैं। ठीक, टॉपिक का नाम है क्या? कूलाम का नियम। इस चैप्टर का आधा हिस्सा बच्चों कूलाम के नियम पर आधारित है, तो कूलाम का नियम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। तो चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम, फोटोग्राफ, बड़े स्मार्ट बंदे थे यार, देखो दिख रहा है ना, ठीक, इनका लगा हुआ है ना। इन्होंने क्या बताया कि दो आवेशों के मध्य बल कितना लगता है। देखो, हम लोग लगभग 600 ईसा पूर्व से जानते थे कि आवेश एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं, बट आरोपित बल कितना है ना। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, मैं तेरे को बहुत पसंद करता हूँ, बट कितना पसंद करता हूँ, किलो में बता, नाप के तो नहीं पता चलेगा। या कोई होता है ना, कोई टीचर डांट देता, बड़ी नफरत है मेरे को उससे, बता कितनी नफरत है, मतलब कितनी बोलने से तो नहीं बता सकते ना। पर वैसे ही दो आवेश एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं, कितना आकर्षित या कितना प्रतिकर्षित करते हैं, अगर ये पता करने की कोशिश करें तो इसके लिए हमें किसके पास आना पड़ेगा? कूलाम के पास आना पड़ेगा। और क्या पढ़ना पड़ेगा? कूलाम का नियम। अब इस नियम को समझने के लिए हम दो बिंदु ले लेते हैं। एक बिंदु ए है जिस पर Q1 आवेश है, से कुछ दूरी पर एक बिंदु B है जिस पर Q2 आवेश है। इसका मतलब दो बिंदु आवेश है, और बिंदु आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? मान लेते हैं R। ठीक, इन दोनों को एक दूसरे से वायु या निर्वात में हम लोगों ने पृथक किया है। ठीक, तो कूलाम ने बताया कि इन दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल F समानुपाती होता है इन पर उपस्थित आवेशों के परिमाण के गुणनफल के, है ना। परिमाण लेना है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है तो भी पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव चार्ज है तो भी पॉजिटिव लेना है ना। आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। क्या है स्टेटमेंट? किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन पर उपस्थित आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और उनकी मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम इन दोनों को एक दूसरे से मिला दें तो समानुपात के नियम से F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। F इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया? Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब भी हम समानुपाती चिन्ह हटाते हैं हमें क्या लगाना पड़ता है? एक नियतांक K Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ K एक समानुपातिक नियतांक है। वैसे इस समानुपाती नियतांक को हम स्थिर वैद्युत स्थिरांक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्थिर वैद्युत स्थिरांक। कुछ बुक में कैपिटल के, कुछ बुक में स्मॉल के, ऐसे प्रदर्शित किया रहता है। अब अगर हम लोग नेक्स्ट पेज में चले जाएं तो ये जो स्थिर वैद्युत स्थिरांक है कि इसका मान क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें बेटा तुम में से किसी के मन में नहीं ख्याल आएगा कि 4 क्या है, पाई क्या है, बट एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये तो नया चीज़ है। उसको एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट ऐसे पुकारते हैं, है ना। एप्सिलॉन 0 यहाँ पर कहलाता है वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। वायु या निर्वात की विद्युतशीलता ये कहलाता है एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इसका मान बहुत इम्पॉर्टेंट है, IMP है। आपको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद रखनी चाहिए, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 ऐसा होता है। ठीक, ये होता है तो कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर ऐसा यूनिट में इसका इकाई देखेंगे तो ऐसे कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है।
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर ऐसा होता है। याद रखना बेटा, इसकी इकाई और इसकी इकाई एक दूसरे के ठीक वियोतक्रम है। ये न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर है, इसका कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर है। ठीक, ये हमने कौन से मात्रक में देखा? एसआई मात्रक में। अगर हम के का मान सीजीएस मात्रक में देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो हर केस में होगा। ये 1 होता है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर स्टैट कूलम स्क्वायर ऐसा होगा। तो ये 1 होता है कब? सीजीएस मात्रक में। ठीक, एसआई मात्रक में कितना होता है? 9 गुणा 10 की घात 9। ठीक, बट जनरली हम लोग इसको इसी रूप में प्रदर्शित करते हैं। चलो अगर मैं इसको समीकरण 1 ले लूँ तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ क्या? समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर रख देंगे तो F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आ गया क्या? बल का मान, F का मान F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, है ना। ये कूलाम बल का मान आ गया। यहाँ तक ये सूत्र है, इसको याद रखना पड़ेगा। ये इस चैप्टर का मेन फॉर्मूला है। सभी टॉपिक लगभग इसी फॉर्मूले से बाहर निकलते हैं, है ना। एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पर और पढ़ा देते हैं बेटा। टॉपिक का नाम है परावैद्युतांक। परावैद्युतांक। अब वो किस चिड़िया का नाम है? किसे कहते हैं परावैद्युतांक? तो अलग अलग माध्यम है, तो अलग अलग माध्यम का विद्युतीय गुण अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे कि अगर तुम दो आवेशों को वायु या निर्वात में एक दूसरे से पृथक करो तो वो एक दूसरे पर जितना बल लगाएंगे, अगर पानी में उन्हीं दो आवेशों को रखेंगे तो वो अलग बल लगाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि डिफरेंट मीडियम में, अलग अलग माध्यम में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल क्या होगा? अलग अलग होगा। तो वह अंक जो इसे निर्धारित करता है उसे कहते हैं परावैद्युतांक। इसे भी कैपिटल के से ही प्रदर्शित करते हैं। के का मान क्या होता है? तो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन क्या है? तो है किसी माध्यम में या किसी माध्यम की विद्युतशीलता। विद्युतशीलता। और एप्सिलॉन नॉट क्या है? तो वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। क्या है ये? वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। कौन? एप्सिलॉन नॉट। तो फिर यहाँ से परिभाषा क्या निकालेंगे? किसी माध्यम की विद्युतशीलता व वायु या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, क्या निकालेंगे? किसी माध्यम की विद्युतशीलता या वायु या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं बेटा? परावैद्युतांक कहते हैं। सिंपल। यहाँ से तुम एक रिलेशन निकाल पाओगे कि एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू के। ठीक है, एप्सिलॉन बराबर क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट इंटू के। अच्छा, के में एक इम्पॉर्टेंट बात है कि एक विमाहीन राशि है, तो कई बार इसका विमा पूछा हुआ है, मतलब इसकी इकाई पूछता है। तो याद रखना कि एक विमाहीन राशि है, इसकी कोई विमा नहीं होती। ठीक, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट के हो गया। तो किसी माध्यम में दो आवेशों के मध्य बल अगर लिखें तो ये क्या हो जाएगा? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन हो जाएगा। यहाँ एप्सिलॉन नॉट क्यों लिखे थे? क्योंकि वायु या निर्वात से में पृथक किए थे। अब अगर किसी माध्यम में करेंगे तो एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी माध्यम में करेंगे तो एप्सिलॉन हो जाएगा इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। तो ये जो बेटा एप्सिलॉन है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट के। तो F बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गया बल का मान
पर एक चीज ध्यान रखें कि अगर माध्यम का नाम नहीं दिया है, उसका परावैद्युतांक नहीं दिया है, जैसे वायु है तो उसका परावैद्युतांक 1 होता है, जल का परावैद्युतांक 80 है, अलग अलग माध्यम का परावैद्युतांक अलग अलग होता है। तो अगर तुम्हें माध्यम नहीं दिया है तो तुम बाय डिफॉल्ट ये मानोगे कि वायु निर्वात है, ठीक। तो के का मान 1 रख देना है, ठीक। और अगर माध्यम दिया है तो जो दिया है उसको लिखेंगे, और क्या है ना, जो भी माध्यम दिया है उसका परावैद्युतांक जो भी दिया है उसको लिखेंगे, है ना। मैंने क्या बताया, वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए के बराबर कितना होता है 1, जल के लिए के का मान लगभग कितना होता है 80 के आसपास, है ना। इकाई तो कुछ होती नहीं है, ठीक। तो अलग अलग माध्यम के लिए परावैद्युतांक का मान अलग अलग होगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम लोगों ने कूलाम के नियम और कूलाम बल के बारे में समझा। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कूलाम के नियम का सदिश रूप। जैसे कि आप लोग हेडिंग देख रहे हो, कूलाम के नियम का सदिश रूप। हम जानते हैं बल एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? बल एक सदिश, है ना, पढ़े थे ना, सदिश और अदिश, दो तरह की राशियां होती हैं। सदिश किसे कहते हैं? दिशा सहित। अदिश किसे कहते हैं? दिशा रहित। जिसके साथ ऐसी भौतिक राशि जिसके साथ परिमाण भी है और दिशा भी है उसे क्या कहते हैं? सदिश। और जिसके साथ केवल परिमाण है, दिशा नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? अदिश, है ना। जैसे कि तुम्हारा द्रव्यमान किसी भी एंगल से नापो सेम आएगा, है। ऐसे टांग में खड़े हो जाओ वेइंग मशीन के ऊपर, तौलने वाली मशीन के ऊपर, तो जितना वेट आएगा, अगर तुम रामदेव बाबा के भक्त हो, शीर्षासन करो, मुंडी नीचे टांग ऊपर, उतना ही वेट आएगा। एक टांग में खड़े होकर के तपस्या करोगे तो भी उतना ही वेट आएगा। एंगल चेंज करने से द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता है ना। एंगल चेंज करने से द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है, समय एक अदिश राशि है। इधर मुंह करके घड़ी देखूंगा तो टाइम अलग, उधर मुंह करके घड़ी देखूंगा तो टाइम अलग थोड़ी ना होता है। उतने टाइम में उसी तरह से घूमता रहता है कि नहीं। समय कैसी राशि है? अदिश। और बल, मान लो मेरे को इधर से कोई जोर से धक्का दे दे तो इधर गिरूंगा, इधर से धक्का देगा तो इधर नहीं गिरूंगा, इधर से धक्का देगा तो, मान लो पीछे से कोई धक्का देगा तो कैमरे में मुंह मरेगा का, हाँ उधर गिर जाऊंगा, ठीक है। और सामने से तुम धक्का दे दो तो तुम्हारा मोबाइल खराब होगा, मेरा कुछ नहीं होगा, समझ, ठीक है। तो अगर तुम सामने से धक्का दे रहे हो, है ना, ठीक, तो मतलब पीछे गिरूंगा। अगर सही में दे दो तो मोबाइल को मत ढकेलना, कुछ फायदा नहीं होने वाला, है ना। क्योंकि बल एक कैसी राशि है? सदिश राशि है, दिशा निर्भर करता है, ठीक है बेटा। तो हम देखते हैं कि कैसे हम सदिश को यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए मैं स्केल ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए निर्देश अक्ष। क्या चाहिए मुझे? निर्देश अक्ष। चलो भैया, एक निर्देश अक्ष बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं एक्स अक्ष। एक्स के अभिलंबवत कौन होगा? वाई। एक्स के अभिलंबवत वाई होगा। एग्जैक्ट अभिलंब निकालना है तो हमारे पास दूसरे डिवाइसेस भी हैं, इसका उपयोग करें, लंब भी निकल जाएगा। अब आगे देखो, ये इसके सम्मित है। अब इसके अभिलंबवत लेंगे हम। एक्स अक्ष के अभिलंबवत कौन सा अक्ष है? तो वाई अक्ष। यूं इसको y ले लेते हैं। अब x और y दोनों के बीच में ऐसे कहीं पर एक z अक्ष होगा, वो भी ले लेते हैं। निर्देश अक्ष में तीनों अक्ष होंगे, x, y और z। अब तीसरा समझ जाओ कि पृष्ठ से बाहर निकला है ना, ये कौन सा अक्ष है? z अक्ष। और बीच में क्या है? मूल बिंदु। मूल बिंदु को क्या लिखते हैं? o। o क्या है? मूल बिंदु है, ठीक है। यहाँ पर O है मूल बिंदु, है ना। थोड़ा ज़्यादा इधर आ गया है तो इसको मिटा देते हैं। हाँ, X, Y और Z तीन अक्ष है। अब इस पर एक बिंदु ले लेते हैं, कोई भी, है ना। एक बिंदु ले लेते हैं, यहाँ पर बिंदु का नाम ले लेते हैं क्या? A। और बिंदु A पर कितना आवेश है? Q1, ठीक है। और इससे कुछ दूरी पर एक और बिंदु ले लेते हैं। एक कौन सा बिंदु है? B। इस पर कितना आवेश है? Q2। दो बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2 के।
चलो भाई यहाँ स्केल से अपन लोग इनको मिला लेते हैं। किसको ओ से किसको ए को छोटा कर लेते हैं, स्केल बहुत लंबा हो गया है। तो यहाँ से हम ऐसे हम क्या करेंगे, इसे मिला लेंगे। ओ से ए को मिला लिया, ओ से हम बी को भी मिला लेंगे। हाँ, ओ से ए और बी को मिलाए, ए का स्थिति सदिश R1 मान लेते हैं, बी का स्थिति सदिश R2, इसको 1 इसको 2 ले लेते हैं। ठीक है, ये ऐसे ऐसे ये स्थिति सदिश है। सदिश ए बी को हम यहाँ पे ले सकते हैं R12 और सदिश बी ए को ले सकते हैं R21, ऐसा। ठीक, सदिश ए बी को क्या ले रहे हैं, ए से बी है, इधर से इधर गए तो R12 और उधर से इधर आएगा तो उसको क्या लेंगे R21, 2 से 1 की तरफ, है ना, बी ए को। ऐसा हम लोगों ने ले लिया। इसको यहाँ से मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। ये जो टॉपिक है, हमने ये जो सेक्शन है इसको ले लिया। ठीक है बच्चों, ए बी को क्या ले लिया R12 और बी ए को क्या ले लिया R21, है ना। हमको पता है, बेसिक्स हैं, वेक्टर R12 जो होगा वो माइनस ऑफ R21 के बराबर होगा। कैसे हम लिख सकते हैं, R12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ R21। ऋण सदिश किसे कहते हैं, है ना, परिमाण में समान किंतु दिशा में विपरीत सदिश, है ना। परिमाण में समान किंतु दिशा में विपरीत सदिश क्या कहलाते हैं, ऋण सदिश। तो इधर से उधर बल लग रहा है तो उधर से इधर वाला अपोजिट है, नेगेटिव है ना। अगर हम चाहें तो इसी प्रकार लिख सकते हैं R12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ R21। R12 कैप किसको बोलते हैं, किसी के भी ऊपर में कैप लगा है इसका मतलब, टोपी लगा है इसका मतलब वो एक एकक सदिश है ना। आदमी के ऊपर नहीं बे, भौतिक राशि के ऊपर आदमी के ऊपर टोपी लगा है तो उसका परिमाण एक थोड़ी ना होगा। ठीक है, ऐसा मत समझना। हाँ, किसी के भी ऊपर, मेरे बोलने का मतलब किसी भौतिक राशि के ऊपर में अगर कैप लगा है तो वो क्या है, एकक सदिश। उसका परिमाण कितना होगा, एक। कोई भी भौतिक राशि है, एक कैप का परिमाण एक होता है। और एक का गुणा किसी से भी करो कोई फर्क नहीं आएगा। एक का गुणा अगर तुम किसी से करते हो तो उसमें तुम देखोगे कि किसी भी चीज़ का कोई फर्क नहीं आएगा। एक का गुणा करने पर वैसे के वैसे ही रहता है ना। अब यहाँ से हम निकालने की कोशिश करेंगे सदिशों को। F12 या F21 ऐसा लिखा होता है तो इसको क्या बोलते हैं, इसका मतलब होता है फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, ऐसा होता है। मतलब पहले पर बल दूसरे के कारण, पहले पर बल दूसरे के कारण। समझ आ रहा है। मान लो ए ने बी को पीटा तो मार कौन खाया, बी। पीटा कौन, ए, तो कैसे बोलेंगे FBA, है ना। मान लो तुमने तुम्हारे दोस्त को पीटा, तुम्हारे दोस्त का नाम मोहन, तो F मोहन और तुम्हारा नाम जो भी है, पहले मोहन लिखना बाद में अपना बताना, है ना। तुम घर जा करके मम्मी को बताना आज ना मम्मी मोहन को दमादम दिया हूँ एकदम, है ना। ठीक है, तो मार कौन खाया, मोहन। जो मार खाया उसको पहले लिखो, है ना। इसका उल्टा भी हो सकता है कि तुमको पड़ी हो तो तुम क्या बताओ, F मैं बाई मोहन, पहले जो मार खाया उसको लिखते हैं, समझ आया। जो बाद में उसको लिखते हैं जो पीटा, समझ आया। तो F12 का मतलब फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, ये भी समझना जरूरी है। यहाँ पर दो स्पेसिफिक कंडीशन है सदिश रूप में जब हम लिखते हैं। तो पहला स्पेसिफिक कंडीशन है यदि Q1 इंटू Q2 इज ग्रेटर देन 0। अब इसको समझो कि Q1 और Q2 ग्रेटर देन 0 कब होगा। Q1 और Q2 दोनों धन है, समझो धन गुणा धन धन होता है और धन शून्य से अधिक होता है। तो ये वाला कंडीशन ठीक है। एक धन हो एक ऋण हो तो धन गुणा ऋण क्या होता है, ऋण, और ऋण शून्य से छोटा होता है, तो ये कंडीशन में नहीं आएगा, धन ऋण नहीं आएगा, धन धन आएगा। Q1 और Q2 दोनों ऋण हो तो ऋण गुणा ऋण क्या होगा, धन,
वो भी शून्य से अधिक होगा तो दोनों ऋण वाला भी आएगा। मैंने बता दिया धन 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 ऋण ऋण ऋण, और एक ऋण धन करो, ऋण और धन करोगे तो भी ऋण आएगा, तो शून्य से छोटा होगा। तो यहाँ पर इसका मतलब या तो दोनों धन होंगे या फिर दोनों ऋण होंगे। इसका मतलब ये होगा सजातीय आवेश। क्या होगा बेटा? सजातीय आवेश। ऐसे लिख सकते हैं सजातीय आवेश। और हमें पता है सजातीय आवेशों में क्या होता है, तो सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, दोनों एक दूसरे को धक्का मारेंगे हैं। तो अब ये बिंदु ए है समझ जाओ, और ये बी है, वही 6 वहाँ वाला यहाँ पे ले आया हूँ, है ना। ठीक, अभी इस पर Q1 आवेश है, इस पर Q2 आवेश है, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो पहले पर बल किधर लगेगा? इधर F12, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये 1 है ये 2 है, तो 1 पर बल किधर लगेगा? इधर लगेगा। और इस पर बल किधर लगेगा? इधर लगेगा, प्रतिकर्षण है। हाँ, मान लो मम्मी जो है वो दादी से मुंह फुला के बैठ गई है। बेसिक एग्जांपल, सबके घर घर की बात है ना, किसके घर में नहीं होता है। तो मम्मी और दादी मुंह फुला के बैठी हैं, एक खटिया में बैठेगी तो एक जन इधर मुंह करके बैठेगी, एक जन उधर मुंह करके। प्रतिकर्षण है दोनों के बीच में, है ना। ठीक, सामाजिक प्रतिकर्षण है ना। ठीक है, बहुत ही खतरनाक लेवल का प्रतिकर्षण होता है दोनों के बीच, है ना। तो एक इधर मुंह करके बैठी है, एक उधर मुंह करके बैठी है, दोनों एक दूसरे को ढकेल रहे हैं, है ना। और गलती से जगह कम हो तो कोहनी भी मार रहे होंगे, है कि नहीं? नहीं मार रहे होंगे। हाँ, तो यहाँ F1 to F21, अच्छा 1 से 2 ये R कैप 1 2 का डायरेक्शन ऐसा होगा और R कैप 2 1 का डायरेक्शन ऐसे होगा, 2 से 1, है ना। चलो अगर हम वहाँ पर जो लिखे हैं उसको जस्टिफाई करें, F12 लिखें सदिश के रूप में। F12 का परिमाण कितना होगा? परिमाण से कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है, परिमाण तो हम लोग कूलाम का नियम पढ़ ही चुके हैं, 1/4πε0 के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठूसो ठूसो 1/4πε0 के Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आया परिमाण। पर दिशा 1 2 पर दिशा किधर? 1 2 इधर आ रहा है तो R 2 1 की तरफ, तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो R कैप 2 1। ये बल का परिमाण है, ये बल की दिशा है। F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज 2 to 1, 2 से 1 की तरफ है F12 की दिशा। देखो ये F12 की दिशा 2 से 1 की तरफ है कि नहीं है? सीधा सीधा दिख तो रहा है, उसमें क्या है। अगर इसी को मैं लिखूं F21 तो क्या हो जाएगा? 1/4πε0 के Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। बट R कैप क्या? 2 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 देखें, दूसरे पर बल पहले के कारण तो उधर लग रहा है, तो उसको लिखेंगे R कैप 1 2, 1 से 2 की तरफ लग रहा है। यहाँ ये वाला जो हिस्सा है परिमाण को, ये दिशा को बता रहा है। हम पढ़ क्या रहे हैं? कौन सा रूप? यही बताने कि किधर लग रहा है, डायरेक्शन बताने, बस और कुछ नहीं। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा Q1 इंटू Q2 इज ग्रेटर देन 0, तो इसका कॉन्ट्रास्ट क्या होगा? ये होगा कि यहां पे लिख सकते हैं यदि Q1 इंटू Q2 इज लेस देन 0। ये अगर सजातीय थे तो वो क्या होंगे? विजातीय, बिना जाति के, मतलब अपोजिट जाति के। अपोजिट जाति रियल में नहीं होती है, समझे ना। विजातीय आवेश मतलब एक धन तो दूसरा ऋण, एक ऋण तो दूसरा धन, धन गुणा ऋण बराबर ऋण शून्य से छोटा, ऋण गुणा धन बराबर ऋण शून्य से छोटा, शून्य से छोटा ही आएगा। अब जैसे दो आवेश हैं, एक A है और दूसरा क्या है? B है। A पर कितना आवेश है? Q1 और दूसरे पर Q2। अब यहाँ अगर हम बिंदु आवेशों की बात कर रहे हैं, है ना, ठीक, और वो विजातीय हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। जैसे ये तुम हो तो ये तुम्हारा आइसक्रीम है, तो आइसक्रीम पर बल किधर लगेगा? इस तरफ लगेगा, इस तरफ, ऐसे, है ना। ये क्या होगा? F21। और ये अगर चिकन है और उधर तुम बैठे हो तो तुम भी उधर आकर्षित करोगे, तो इस पर बल किधर लगेगा? F12 उस तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम F12 को प्रदर्शित करें, F12 क्या हो जाएगा सदिश में? 1/4πε0 की Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। आर कैप के फॉर्म में लिखेंगे तो मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ ताकि नजर आए।
आर कैप क्या हो जाएगा 1 2, तो ये 1 2 है तो ये भी 1 2 होगा, 1 से 2 की तरफ, 1 ये है 2 वो है, तो 1 से 2 की तरफ। अगर यहीं पर मैं F21 लिख दूँ क्या होगा F21, तो F21 इज इक्वल्स टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर आर कैप 21। आसान बात है बेटा, जब सजाती आवेश होते हैं तो F12 लिखेंगे तो आर कैप 21 लिखेंगे, F21 लिखेंगे तो आर कैप 12 लिखेंगे, और जब विजातीय आवेश होते हैं तो F12 तो आर कैप 12, F21 तो आर कैप 21। ठीक है, समझ आया? प्रतिकर्षण में उल्टा हो जाता है, आकर्षण में सेम रहता है। बहुत आसान है। तो इस तरह से हम लोग सदिश रूप को प्रदर्शित कर सकते हैं। ये आ गया कूलाम के नियम का सदिश रूप। कूलाम के नियम के सदिश रूप में सदिश रूप को पढ़ लेने के बाद हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं। वो इस पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट आंकिक प्रश्न जो हैं वो कूलाम के नियम पर आधारित होते हैं। तो कुछ आंकिक प्रश्न हम लोग पढ़ लेते हैं। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक पर याद आता है वो कुछ इस तरह के सिचुएशन का है कि दो आवेश दिए रहते हैं 1 और 2, उसके बीच में एक तीसरा आवेश रखना होता है जो कि संतुलन में रह सके। दो आवेशों के मध्य तीसरा आवेश इस प्रकार रखना होता है कि वो संतुलन में रह सके। तो मान लेते हैं कि दो आवेश हैं, एक आवेश है A जिस पर आवेश कितना है +9e, और दूसरा आवेश है B जिस पर कितना आवेश है +e। इन दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर है। इसके मध्य एक तीसरा आवेश कहीं पर यहाँ हमें रखना है C पर कि वह संतुलित रह सके। प्रश्न इस तरह से आएगा, दो बिंदु आवेश +9e व E एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हैं। ठीक, एक तीसरा आवेश इनके मध्य कहाँ रखा जाए कि संतुलित रह सके, ऐसा प्रश्न आ गया। ठीक, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया है ना। तो हम लोग इसको शुरुआत ऐसे करेंगे, माना दो बिंदु हैं A और B, प्रश्नानुसार माना दो बिंदु हैं A और B जिन पर +9e और +e आवेश है। इसके मध्य एक तीसरा बिंदु C जो A से x दूरी पर स्थित है, जिस पर तीसरा आवेश Q रखा गया है जो जिससे वह संतुलित रह सके। तो अगर A से C की दूरी x है तो C से B की दूरी कितनी होगी 1 - x, क्योंकि कुल दूरी 1 है। ये x है, ये 1 है, तो ये क्या होगा 1 - x, सिंपल। अब संतुलन कब होता है बेटा? संतुलन तब होता है जब किसी वस्तु पर लगने वाला नेट बल 0 हो, परिणामी बल कितना हो 0 हो। जैसे कि अब मान लो तुम पढ़ाई करने के लिए एक चेयर पे बैठे हुए हो, मतलब शायद तुम चेयर पे बैठ करके या सोफे पे बैठ करके, है ना, या बिस्तर में लेट करके वीडियो देख रहे हो, है ना, कैसे भी देख सकते होगा। बहुत टैलेंटेड बच्चे आजकल किसी एंगल में देख लेते हैं, है ना। ठीक, तो अभी कोई बंदा मान लो चेयर पे बैठा हुआ है ना, तो बैठा है तो उस पर नीचे की ओर क्या लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है ना। ठीक, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, अभिलंब प्रतिक्रिया, पढ़े होगे 11th में। ये दोनों बल एक दूसरे के विपरीत और बराबर हैं। इसका मतलब इस पर लगने वाला नेट बल 0 है। अब अगर नेट बल 0 है तो संतुलन में है। ठीक, अचानक से मान लो कोई 5वें माले पे कुर्सी में बैठ गया और उसका कुर्सी और माला गायब हो जाए तो क्या होगा, समझ आ रहा है? फिर उसके बाद वो एकदम बदबदा के गिरे गए हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? तो संतुलन में तभी होता है कोई जब उस पर लगने वाला नेट बल क्या होता है 0 होता है। और अगर नेट बल 0 नहीं हो तो कभी भी संतुलन में नहीं होता है, समझ आए? तो नेट बल 0 होना चाहिए। ठीक, चूंकि Q आवेश कहाँ है भाई, संतुलन में है ना, उसका दिमागी संतुलन खोया नहीं है, संतुलन में है। दिमागी नहीं रे, ऐसी बोल रहा था मजाक में, है। ठीक, तो यहाँ पर लगने वाला बल देखोगे तो FCB। अब फिर समझाऊं कि CA क्यों लिखा, फोर्स ऑन C ड्यू टू A, C पर बल A के कारण, FCB मतलब C पर बल B के कारण, मतलब तो समझो, है। ठीक, हर चीज का मतलब होता है। ये क्या है FCA और ये क्या है FCB, प्रतीक चिन्हों से लिखा है ना। ये दोनों एक दूसरे के बराबर होने चाहिए।
बराबर है, परिमाण बराबर है तभी ना संतुलन है, तब तो कटेगा गा, परिमाण बराबर और दिशा विपरीत होना चाहिए। वैल्यू रखो, वैल्यू क्या आएगा 1/4πε0 के। माध्यम दिया नहीं है, दिया होता तो लिखते तो भी क्या फायदा, कटना तो है ही, है ना। आवेश रखो ए और सी के बीच में ना, तो ए पर कितना आवेश है 9e, सी पर कितना आवेश है q अपॉन बीच की दूरी कितनी है x का वर्ग बराबर इधर 1/4πε0 के। सी पर कितना आवेश है q, ई पर कितना आवेश है e, बीच की दूरी कितनी है 1 - x का स्क्वायर। अब जिधर से जो कटेगा काट होगा, 1/4πε0 के दोनों में निपट गया, ई q कट गया, बचा क्या, जो बचा उसको लिख देते हैं। क्या बचा यहाँ पर 9 है ना, बचा 9 अपॉन बीच का 9/x², इधर क्या बचा 1/1 - x का होल स्क्वायर। ठीक, अब अगर मैं तुमसे पूछूं बताओ a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, सब जानते होगे a - b का होल स्क्वायर, नहीं जानते हो तो मुंह धो के आओ एक बार, है ना। ठीक है, क्या कर रहे हो हैं यहाँ पे, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² - 2ab। -2ab को बीच में बोल दोगे तो भी कोई अपराध नहीं है, ठीक है, पर अपराध यह है कि तुम यहाँ लगाओ उसे। a - b का होल स्क्वायर जो लगाया रे वो फंसा, समझ आ रहा है, मतलब जानते हो ठीक बात है पर लगाना मत है। सब चीज जानते रहने से लगाना जरूरी थोड़ी ना होता है ना। तुमको पता है मिर्ची डालने से तीखा है, जान रहे हो, पर लगाते रहो, है ना। फिर खाते समय समझ आएगा, कान से धुआं निकल जाएगा, समझ रहे हो, है, पता रहने से भी नहीं लगाना है, समझ रहे हो। a - b का होल स्क्वायर हर जगह नहीं, पर यहाँ नहीं लगाना है। वर्गमूल निकालो दोनों तरफ का वर्गमूल निकालोगे तो 9 का वर्गमूल क्या आएगा 3, 9 का वर्गमूल क्या आएगा 3, x² का वर्गमूल क्या आएगा x, 1 का वर्गमूल 1 - x का वर्गमूल कितना आएगा 1 - x। अब क्या रे, बस तिर्यक गुणा करना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा 3 - 3x = x, तो 3 implies 3 = क्या हो जाएगा 4x, तो x बराबर क्या आ जाएगा 4/3। आ गया उत्तर। तो लास्ट में उत्तर में क्या लिख दोगे, उत्तर में लिख दोगे अतः a से या +9e आवेश से 4/3 दूरी पर, हाँ सॉरी 3/4 होगा, ये 4/3 गलती से लिख दिया, प्रिंटिंग मिस्टेक, ये हो जाएगा 3/4, है ना। हाँ, तो तुम ये लिख लोगे, प्रश्न का उत्तर क्या लिखोगे कि बिंदु A पर स्थित 9e आवेश से 3/4 मीटर की दूरी पर क्या होगा संतुलन बिंदु प्राप्त होगा, ऐसा लिखोगे। ठीक है, तो इसमें तुमको कितने नंबर मिल गए 3 या 4 नंबर, मजा ही आ जाएगा। देखो ये प्रश्न इसी तरह से आता है बेटा, ये बार बार आया हुआ है। जो मैंने क्वेश्चन लिखा है इसमें मुझे ध्यान नहीं कि 1 मीटर ही है या नहीं, 1 मीटर 2 मीटर कुछ हो सकता है, बाकी एग्जैक्ट यही क्वेश्चन +9e वाला एग्जाम में आया है। जनरली यहाँ पर परफेक्ट रूट होते हैं, मतलब जिनका वर्गमूल आसानी से निकाला जा सके, 9, 4, 16, 64 ऐसा कुछ ना भी होना तो भी तुम स्क्वायर नहीं करना। जो मान लो यहाँ पे 2 है तो वर्गमूल 2 निकालना, ठीक है, तो उससे प्रश्न बहुत आसानी से बनेगा। वरना ये ax² + bx + c = 0 वाले फॉर्म में, मतलब वो वर्ग समीकरण वाले फॉर्म में आ जाएगा, जिसको फिर सॉल्व करने में काफ़ी लंबा चौड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो इसी स्टेप पर वर्गमूल निकाल लेना ही बेस्ट तरीका है इसे सॉल्व करने का। ठीक है, संतुलन बिंदु के लिए एक लॉजिकल बात यह है कि अगर संतुलन बिंदु हम निकाल रहे हैं तो तभी संतुलन बिंदु मध्य में निकलता है जब दोनों आवेश सजातीय हों। जैसे मान लो ये +16e है और ये +9e, तो यहाँ संतुलन बिंदु यहाँ कहीं मिल जाएगा हमको, ठीक है। बट अगर यही +16e है और दूसरी तरफ -9e है, समझ आ रहा है, +16e और -9e है, तो मध्य में कभी संतुलन बिंदु नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, देखो अभी ये मान लो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस को प्रतिकर्षित करेगा और माइनस को क्या करेगा, माइनस को आकर्षित करेगा। अगर माइनस को आकर्षित कर रहा है ना, यहाँ तो दोनों बल तो एक की तरफ लग रहे हैं,
एक ही चेक की तरफ बल लगा करके कैसे करके उदासीन आएगा? जैसे कि मान लो तुम यहाँ पे खड़े हो ऐसे, ठीक, तुमको एक बंदा पीछे से ऐसे करके धक्का मार रहा है, तुम्हारा कोई दोस्त, यूं, ठीक, एक और दोस्त है जो तुमको इसी तरफ से धक्का मार रहा है, ले, दोनों मिलके तुम्हारी वाट लगा दिए गएगा, हैं? तो तुम पर लगने वाला नेट बल शून्य होगा यहाँ पे, हैं? एफ नेट कैसे जीरो होगा? इस केस में कभी भी जीरो नहीं होगा। बराबर परिमाण के बल एक ही दिशा में लगे तो एक ही तरफ धक्का मारते हैं, ठीक। अभी यहीं अगर सोचो कि तुम यहाँ पर खड़े हो ऐसे, और तुम्हारा एक दोस्त तुम्हें इधर से खींच रहा है और एक दोस्त इधर से खींच रहा है, तो तुम पर लगने वाला नेट बल क्या होगा? शून्य होगा अगर ये दोनों बल बराबर परिमाण के हो, विपरीत दिशा में, है ना, ठीक। अभी अगर कोई गाड़ी जो है वो स्टार्ट नहीं हो रही है, ठीक है, और कुछ लोग इधर से धक्का मार रहे हैं गाड़ी चले बोल के, और दो जना के इधर से धक्का मार रहे हैं, तो कोई भी इनको बेवकूफ़ बोलेगा? नहीं बोलेगा रे। इधर से गाड़ी स्टार्ट हो बोल करके दो जन इधर से धक्का मार रहे हैं, ठीक, उधर से दो जन आ करके बोले नहीं हम लोग इधर से मारने लगेंगे, स्टार्ट हो बोलने से गाड़ी तो ढुलझगा नहीं ऐसे में। इस केस में नेट बल क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो इस बंदे को इस केस में यहाँ से अपनी बुड़बकी छोड़ करके आगरा में इलाज कराना चाहिए खुद का, और करना क्या चाहिए बाबू? तो इधर आगा, इधर आकर के कार को ढकेलने लगा बाबा, है, कार ढूलेगा, स्टार्ट होगा, फिर दोनों बैठ के जाएंगे, है ना। ये क्या तरीका है ना। ये तरीका तभी काम आएगा जब नेट बल क्या हो? शून्य हो। जब विपरीत दिशा में बल लगेगा तो नेट बल शून्य होगा, और बल लगाना है तो एक ही तरफ से लगाओ, समझ आया? तो तुम कौन हो सोच लो, तुमको जो भी अच्छा लगे तुम कर सकते हो, ठीक है। चलो, ये हम सिचुएशन समझ गए, बड़े प्यारे सिचुएशन था, है ना। तो अगर हम यहाँ पर क्या चाहते हैं कि नेट बल क्या हो? शून्य हो, तो हमको बीच में नहीं रखना है। बीच में रखेंगे तो ऐसा नहीं होगा। हमको क्या करना है, यहाँ से एक तरफ आगे बढ़ा लेना है और यहाँ रखना है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं रखना है, इधर रखना है, उल्टी तरफ रखना है। इधर किधर रखना है? उस तरफ। मतलब ये इन दोनों के उधरी क्यों मिला, ये क्वेश्चन सोचते हैं। तो जहां लो मैग्नीट्यूड होगा, अल्प परिमाण का, अल्प परिमाण का आवेश होगा, उस तरफ संतुलन प्राप्त होगा। देखो ध्यान देना, F समानुपाती होता है Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर के, ठीक। तो F Q के समानुपाती होता है तो R के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जिसका आवेश अधिक है उससे दूरी बढ़ा दो, तब ना भागफल समान आएगा। अब जैसे कि तुम समझो 1/2 बराबर 4/2, ठीक है कि नहीं? नहीं है? अच्छा, क्या होना चाहिए इसको? 2/4। मतलब जब मैं अंश को बढ़ा रहा हूं तो मुझे हर को भी क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। समझ आया? तो जिसका आवेश अधिक है उससे दूरी भी अधिक होगी, तब ना अनुपात समान आएगा, तब ना बल समान आएगा। बल को हमें समान करना है। तो अगर मैं अंश को बड़ा करूंगा, 1 को 2 करूंगा, तो 2 को क्या करना पड़ेगा? अगर मैं इसको कर दूं 16 तो नीचे को क्या करूंगा? कैसे बराबर आएगा? 16 नीचे को क्या करूंगा? 32 करूंगा, तब ना 16 दूनी 32, 1/2 ही आएगा। तो अगर इसको बड़ा करेंगे, अंश को बड़ा करेंगे, तो दूरी भी अधिक होनी चाहिए। तो संतुलन उस तरफ आएगा जिधर परिमाण कम है, क्योंकि जिधर आवेश ज्यादा है वहां से दूरी भी अधिक होनी चाहिए, केवल तभी संतुलन बिंदु आएगा। तो अगर तुमसे यह पूछा जाए कि +16E और -9E कि दो आवेश एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, इन्हें मिलाने वाली रेखा पर एक तीसरा आवेश कहाँ रखा जाए कि संतुलित रह सके? तो प्रश्न का उत्तर में हम C को, Q आवेश को अल्प परिमाण की तरफ रखेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? x, ठीक। फिर यहाँ पर भी तुम क्या करोगे? FCA बराबर FCB करोगे ऐसे। FCA कितना हो जाएगा? 1/4πε0 k
इस पर आवेश कितना है 16E, 16E इंटू इस पर आवेश कितना है Q अपॉन दूरी कितनी है 2 + x, ये फर्क आएगा 2 + x का स्क्वायर। यहाँ उसमें क्या आता था 1 - x लिखे थे, घटाना पड़ता था, यहाँ जोड़ना पड़ेगा 2 + x का स्क्वायर, ये 16 है ना 160 है ना। इधर क्या आ जाएगा 1/4πε0 के क्या आएगा 9E इंटू, माइनस नहीं लिखते हैं बेटा, परिमाण होता है ना, तो माइनस नहीं लिखते हैं, 9E इंटू Q अपॉन बीच की दूरी कितनी है x²। अब जो जो कटेगा उसको पूरा काट देते हैं, 4πε0 के E से कट गया Q से कट गया, और वर्गमूल निकालो 16 का कितना आएगा 4, 2 + x आएगा ये, और 9 का कितना आएगा 3, ये क्या आ जाएगा x। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तिर्यक गुणा, इधर आ जाएगा 4x, इधर आ जाएगा 6 + 3x, इसको इधर घटाओ तो 4x - 3x कितना हो जाएगा x बराबर कितना आएगा, तो 6 मीटर की दूरी पर, 6 मीटर की दूरी पर संतुलन बिंदु प्राप्त होगा। कहाँ से 9E से, और अगर a 16E से पूछा है तो 6 + 2 8 मीटर की दूरी पर। समझ आए, तो संतुलन वाला जो प्रश्न आता है उसको इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। इसमें तुम देखोगे कि कुछ और प्रश्न भी बनते हैं, जैसे कि एक प्रश्न मैं बता दे रहा हूँ है ना, वो ऐसे मान लो एक समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, जिस पर 3 त्रिभुज का नामकरण संस्कार कर देते हैं, पंडित जी को बुला लेते छठी के लिए। कितने पॉइंट है A, B और C, इस पर कितना आवेश हम मान लेते हैं +2E या 2 कूलम ले लेते हैं, कहाँ E लेंगे +2C है ना, 2 कूलम, यहाँ पर +1 कूलम आवेश है, यहाँ पर +1 कूलम आवेश है, ठीक है। और बीच की दूरी मान लेते हैं कितनी है 20 सेंटीमीटर। प्रश्न में ऐसा दिया है, माना एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर की है, ठीक है, जिसकी भुजा क्या है 20 सेंटीमीटर की है, जिसके सिरों पर ऐसे +2C +1C और +1C आवेश है, चित्रानुसार आवेश लिख दिया है। बिंदु B पर लगने वाले परिणामी बल की गणना कीजिए। किसकी गणना करनी है, बिंदु B पर लगने वाले परिणामी बल की। ये देखा, ये वाला जो आवेश है इस पर बल कितना लग रहा है, ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक। तो इसको निकालने के लिए हम लोग इसको पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, ऐसे यूँ थोड़ा छोटा कर देते हैं, जगह भी तो होना चाहिए, सभी जगह पॉपुलेशन प्रॉब्लम चल रहा है, जगह नहीं है कहीं पर दुनिया में, ठीक। यहाँ जो तालाब को पाट पाट के घर बना दे रहे हैं छत्तीसगढ़ में है, जगह नहीं है कहीं पे। रोड, किसी गली में कार घुसा लो, तुमको पता नहीं चलता है कि ये रोड ऐसे जाते जाते ये घर आगे कैसे आ गया है, ठीक है। एक घर को बचा के निकलो तो सामने वाला दूसरा घर है ना, सब लोग अपना अपना पर्ची दबा दिए हैं ना, ठीक है। रोड की जगह अगल बगल से पर्चियाँ आ गई हैं ना, ठीक है, बड़ी मुश्किल है। हाँ, चलो कोई नहीं, पढ़ते हैं। यहाँ पर रुको, ये जो A है, बिंदु A दिख रहा होगा, ये C है, ये B है, B पर लगने वाला बल बताना है। कौन सा त्रिभुज है समबाहु, तो सभी कोण कितने डिग्री के होते हैं बताओ 60 डिग्री के होते हैं, है ना। तो हम लोग B पर लगने वाले बल बना लेंगे, है ना। तो हल करें अगर इसको, चूंकि FBA बराबर क्या, FBA क्या होगा 9 × 10⁻9। देखो बल का मान होता है 1/4πε0 के Q1 × Q2/r², ऐसा होता है। तो 1/4πε0 की जगह क्या लिख सकते हैं 9 × 10⁻, और जब तक ये न लिखे कि फलाना ढिकाना माध्यम में है, तब तक मान लेंगे कि माध्यम वायु या निर्वात है और परावैद्युतांक 1 है। अब बोलेगा पानी में है तो फिर के का मान रखेंगे, तेल में है तो के का मान रखेंगे, के का मान दिया भी होगा उसमें, समझे ना, टेंशन मत लो, याद नहीं करना पड़ेगा। 9 × 10⁻9, और F क्या लिख रहे हैं BA, B और A के मध्य बल, इस पर कितना आवेश है 2 कूलम, इस पर कितना आवेश है 1 कूलम, बटे बीच की दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो 20 × 10⁻² का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। सेंटीमीटर को किस में बदलना पड़ेगा मीटर में,
भुजा ए जो है वो 20 सेंटीमीटर है, मतलब 20 गुणा 10 की घात ऋण 2 मीटर है। अलग अलग जाति का शादी करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा रे, हैं समाज निकाला कर देंगे, समझ रहे हो ना। तुम्हारे प्रश्न के उत्तर को समाज निकाला कर दिया एग्जामिनर तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे नहीं करना, ठीक है। मतलब सेम जाति में शादी कराना, एसआई यूनिट का एसआई यूनिट से, ठीक है। एसआई यूनिट का सीजीएस यूनिट से कराए है तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना, ठीक है। नया स्पीसीज पैदा होगा, ठीक। आर कैप चाहे तो लिख सकते हैं किधर से किधर, ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ ऐसे सदिश, या तुम लिख सकते हो इसकी दिशा ए से बी की ओर होगी। किधर होगी रे दिशा, दिशा बनाते हैं ये, इधर होगी, ऐसे ऐसे धक्का मारेगा ना तो इधर होगी, दोनों सजाती आवेश है। तो एफ ए बी ए है ना, बी ए, एफ बी ए का डायरेक्शन इधर होगा, समझ आया। इसी तरह अगर हम निकालें एफ बी सी, बी पर बल सी के कारण 9 गुणा 10 की घात 9, आवेश कितने हैं देखो, यहाँ भी 1 वहाँ भी 1, 1 इंटू 1 अपॉन 20 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। दिशा किधर होगी, आर कैप, आर कैप दिशा किधर होगी, तो इसी से ये भी प्रतिकर्षित करेगा, सजातीय आवेश है तो ये भी प्रतिकर्षित करेगा, तो इसकी दिशा हो जाएगी इस तरफ, ऐसे यूँ, ये हो जाएगा एफ सी बी। तो ये और ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये 60 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री। शीर्षाभिमुख कोण याद है, जब दो तिर्यक छेदी रेखा एक दूसरे को काटते हैं तो शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के समान होते हैं, तो ये आर कैप बी सी हो जाएगा, नहीं बी सी नहीं होगा, सी बी, सी से बी की तरफ आर कैप सी बी होगा, जैसा ऐसे ऐसे, है ना। तो अगर इसको हम लोग एफ मान लें और इसको एफ डैश मान लें, मान रख देंगे लास्ट में परिमाण को, है ना, ठीक है। इसका परिमाण अगर मान लें एफ और इसका एफ डैश है, तब अतः परिणामी, अतः बिंदु बी पर परिणामी बल एफ नेट। जब भी सदिशों का परिणामी निकाला जाता है तो वह सदिशों का सदिश योग होता है, तो इसको तुम लिख सकते हो एफ बी ए प्लस एफ बी सी, ऐसे लिख सकते हो। और परिमाण कैसे निकालेंगे इसका, एफ नेट का परिमाण, तो इसको हम लोग निकालेंगे सदिश योग के समांतर चतुर्भुज नियम से। जब भी दो सदिश हमको दिए रहते हैं बच्चों और उसका मुझे परिणामी निकालना होता है, तो परिणामी हम निकाल सकते हैं सदिश योग के समांतर चतुर्भुज नियम से। कैसे निकलता है, तो आर बराबर होता है वर्गमूल के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो वही रख देंगे। यहाँ पे ए है एफ और दूसरा है एफ डैश, तो यहाँ एफ बी ए का स्क्वायर प्लस एफ बी सी का स्क्वायर प्लस 2FBA इंटू FBC इंटू कॉस 60 डिग्री। समझ आए, कॉस क्या लगेगा 60 डिग्री, क्यों, क्योंकि मध्य का कोण कितना डिग्री का है 60 डिग्री का है, तो रख देंगे। परिमाण को ठोस होगा, एफ नेट बराबर क्या आएगा, वैल्यू को डायरेक्ट रख सकते हैं, एफ डैश ना भी रखना चाहें तो डायरेक्ट रख सकते हैं। एफ बी ए कितना है 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा वो 2 बटे इसको 2 गुणा 10 की घात ऋण 1 लिख सकते हैं, तो 4 गुणा 10 की घात ऋण 2 हो जाएगा का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 1 बटे 2 गुणा 10 की घात 2 को क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर 4 गुणा 10 की घात ऋण 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर 2 गुणा ये वैल्यूज रख सकते हैं 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 2 बटे 4 गुणा 10 की घात ऋण 2 इंटू 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 1 बटे 4 गुणा 10 की घात ऋण 2, या कॉस 60 डिग्री कितना होता है 1/2,
ऐसा होता है। cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2, तो ये एक 2 से ये एक 2 कैंसिल हो गया। अब जो भी कॉमन निकल सकता है 9 × 10⁻9 का होल स्क्वायर, 4 × 10⁻2 का होल स्क्वायर, देखो 9 × 10⁻9 ये, ठीक। उसके बाद 4 × ये 2 बार है ना, सबसे कॉमन निकल जा रहा है स्क्वायर में, 2 का स्क्वायर है ना ये। हाँ तो वो गुणा 10 की घात ऋण 1 भी किया ना मैं इसको, 20 × 10⁻2 है, तो एक 10 को कंज्यूम कर देंगे, 10 को अगर यूज़ कर लेंगे तो 10 की घात ऋण 1 बचेगा, तो 2 का वर्ग फिर 4 आ जाएगा, और 10 की घात ऋण 1 का वर्ग 10 की घात ऋण 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 × 2 ऐसे किया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी कॉमन निकलेगा निकाल लेते हैं, इस पे रख देते हैं ना। एफ नेट बराबर क्या आएगा, वर्ग है और वर्गमूल के अंदर है तो बाहर निकल जाएगा, 9 × 10 की घात 9 बटे 4 × 10 की घात ऋण 2 बाहर आ गया। देखो यहाँ क्या बचता है, बस 2, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, यहाँ क्या बचेगा बस 1, 1 का वर्ग क्या आएगा 1, यहाँ 1 2 बचा है, और यहाँ 9 × 10 की घात 9 2 निकल गया, 4 × 10 की घात ऋण 2 निकल गया, तो यहाँ क्या बचा है, सब कट गया, 1 ही बचा है, तो 2 × 1 बचेगा। तो ये आ रहा है 9 बटे 4 × 10 की घात, इसको क्या लिख सकता हूँ 7, और ये 4 1 5 और 2 7, 4 1 5 और 2 7, तो वर्गमूल 7 आ जाएगा। इसको तुम भाग दे सकते हो, 4 दूनी 8 बचेगा 1, तो फिर 4 दूनी 8, फिर 4 पंचे 20, तो ये हो जाएगा 2.25 × 10 की घात 7 वर्गमूल 7, एफ नेट का मान है ना, इतना न्यूटन होगा। वैसे तुम वर्गमूल 7 का मान निकाल करके भी इससे गुणा करके फाइनल उत्तर निकाल सकते हो, ना निकले तो भी कोई दिक्कत नहीं, वही उत्तर है ना, समझ आ रहा है, वही क्या है उत्तर है। तुम वर्गमूल 7 का मान निकाल करके गुणा भी कर सकते हो, और नहीं भी निकले तो भी कोई दिक्कत नहीं। जनरली मैंने एक रैंडम क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है ना, ठीक। अगर हम एग्जैक्ट एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसमें वर्गमूल 7 जैसी चीज़ें नहीं आएंगी, और अगर आएंगी भी तो वैसे ही रखो, क्योंकि हम लोग को तो कैलकुलेटर अलाउ नहीं किया है, तो फाइनल कैलकुलेशन इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। अगर मार्क्स कटेंगे भी तो हाफ मार्क कटेंगे, यहीं पर छोड़ दो है ना, बाकी पूरा पेपर बना लो, और अगर टाइम बचे तो 7 का वर्गमूल निकाल करके उसका गुणा कर दो, ठीक है, समझ आए। अगर ना बचे तो कोई दिक्कत नहीं, यही उत्तर है, वही सही है, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हम लोगों ने एक अंकिक प्रश्न इस चीज़ का बना दिया। अब इसके बाद अगला टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे, टॉपिक का नाम है कूलाम के नियम की सीमाएं। टॉपिक का नाम क्या है, कूलाम के नियम की सीमाएं। अब भैया इतना नियम पढ़ा, उसकी कुछ सीमा भी है। कूलाम का नियम जो हम लोगों ने पढ़ा इसकी कुछ सीमाएं हैं, तो एकदम है। देखो क्या लिखा है, यह नियम केवल किसके लिए सत्य है, बिंदु आवेश के लिए, है ना। किसी चौड़े आवेश, किसी पृष्ठ पर फैले हुए आवेश, किसी लंबी रेखा पर फैले आवेश, किसी गोले के पर फैले आवेश, इन सब के लिए कूलाम का नियम सत्य नहीं है। यह केवल स्थिर आवेशों के लिए सत्य है, क्योंकि गतिशील आवेशित निकाय पर यह नियम लागू नहीं होता। रीजन क्या है बेटा, जितने भी आवेश गतिशील होते हैं वो अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा करते हैं। क्या पैदा करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। गतिशील आवेश अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा करते हैं। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव नाम से एक टॉपिक है, उसमें पढ़ेंगे, जिसमें गतिशील आवेश चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं। तो अगर दो आवेश गतिशील हैं तो वो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करेंगे, तो आवेशों के मध्य न केवल विद्युत बल लगेगा बल्कि चुंबकीय बल लगेगा। तो विद्युत और चुंबकीय बल दोनों एक साथ लगेंगे, तो कूलाम का नियम कैसे लगा सकते हो, तो इससे कूलाम के नियम की सीमा आ जाएगी। तो इसको केवल गतिशील स्थिर आवेशों पर लागू किया जा सकता है, गतिशील आवेशित निकाय पर लागू नहीं किया जा सकता। यह अल्प दूरी 10 की घात ऋण 15 मीटर से कम के लिए सत्य नहीं है। 10 की घात ऋण 15 मीटर क्या है, तो यह है नाभिक का व्यास। नाभिक का जो है व्यास है वह
10 की घात ऋण 15 मीटर की कोटि का होता है, मतलब 2 गुणा 10 की घात ऋण 15, 5 गुणा 10 की घात ऋण 15 ऐसा होता है। अब तुमको पता है कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित अगर करते तो उस केस में वो एक दूसरे से दूर नहीं निकल जाते, नाभिक के अंदर कैसे रहते, तो 10 की घात ऋण 15 मीटर से कम दूरी पर सत्य नहीं है, क्योंकि वहां पर प्रोटॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं कर पाते। इसको हम कैसे, इस तथ्य को किस तरह जस्टिफाई करते हैं, हम ये बोलते हैं कि नाभिक के अंदर क्या लगता है, नाभिकीय बल लगता है जो स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण से बहुत प्रबल होने के कारण स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल उसका कोई प्रभाव नहीं दिखा सकता। तो इस तरह से कूलाम के नियम की 3 सीमाएं होंगी। केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य है, गतिशील आवेशित निकाय पर आरोपित नहीं किया जा सकता, 10 की घात ऋण 15 मीटर से कम दूरी पर सत्य नहीं है। हाँ, अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र, है ना। अब विद्युत क्षेत्र, क्षेत्र जैसे सुनते हैं तो मेरे एरिया में, मेरे क्षेत्र में ऐसा होता है, हमारे एरिया में तो ऐसा होता है बोलते हैं लोग, है ना, ठीक। और अगर कोई रैगिंग करे, जैसे कि तुम लोग अब 12th पढ़ लिए, उसके बाद मान लो मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज या मैनेजमेंट कॉलेज में पहुंच गए, ठीक, तो वहाँ जैसे ही पहुँचोगे तो कुछ लोग रैगिंग करेंगे तुम्हारा, है ना, तुमको थप्पड़ अप्पड़ लगाए तो तुम्हारे मन में क्या आएगा, अपने मेरे गांव में आता तो बताता भी मैं उसको, है, मेरे एरिया में आता तो मैं उसको बताता बोल करके आएगा, है कि नहीं। तो कोई भी अपने एरिया में प्रभाव अलग डालता है कि नहीं, ठीक है, अपना लैंग्वेज, अपना बात, अपना छत्तीसगढ़ी, है ना, कितना बढ़िया बात है ना, ठीक। वो छत्तीसगढ़ी गठियाएगा तो लगेगा कि अपनी तरफ का है ना, ठीक। अपन बात नहीं करते, गोठियाते हैं, समझ में आया ना, ठीक है। तो अपना एरिया का बात है ना, ठीक है। अब वो बात अलग है कि हर कुत्ता अपने क्षेत्र में, है ना, शेर होता है, ऐसा बोलते ना, नहीं क्या यार, कोई नहीं, क्षेत्र की बात करते हैं। क्षेत्र किसे कहते हैं, तो किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां स्थित अन्य विद्युत आवेश विद्युतीय आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। किसी विद्युत आवेश के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जहां स्थित अन्य विद्युत आवेश विद्युतीय आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब विद्युत क्षेत्र को समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लो यार, है ना, कढ़ाई समझते हो, कढ़ाई में कुछ पकाए हम, है कुछ भी, तो कढ़ाई के चारों ओर सुंघाई देता है, मतलब कढ़ाई है तो चारों ओर क्या देगा, सुंघाई। अब किसी ने कुछ पकाया, है ना, ठीक। अब वेजिटेरियन आदमी सोचे कि गोभी पक रहा है, पसंद हो तो, नहीं पसंद हो तो जो तुमको पसंद हो तो, है ना, तो उसकी अच्छी स्मेल भी होनी चाहिए। कोई गोभी पकाए तो पड़ोसी को पता चलता है कि इसके यहाँ गोभी बन रहा है, तो नहीं आएगा मन। मगर चिकन पकाओ, ये सुंघाई दिया, है ना, अड़ोस पड़ोस के सारे, है ना, सबको पता चल गया कि इसके यहाँ बन रहा है। कुछ तो ऐसे पड़ोसी होते हैं जो बिना बुलाए पहुंच जाते हैं, आज आप लोगों के यहाँ बढ़िया खुशबू आ रहा है, क्या बन रहा है, हैं, तो फिर मजबूरी में बोलना पड़ता है, सब्जी बन रहा है, आप पी लीजिएगा, है ना, ठीक। देते समय मन नहीं लग रहा होता है देने का, दूं कि नहीं दूं, बस फिर भी दे देते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। वो कढ़ाई के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां स्थित नाक सूंघ कर बता देती है कि कढ़ाई में क्या पक रहा है, उसे कढ़ाई क्षेत्र कहते हैं। समझ आया। उसी तरह से हम बोल सकते हैं किसी बिंदु आवेश के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जहां स्थित अन्य बिंदु आवेश विद्युतीय आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। अब आएगा तो वो क्या सुंघाई देगा, रे आवेश सुंघाई थोड़ी नहीं देता है, बल ही लगा सकता है, या तो ढकेल देगा या खींच लेगा, समझ आ रहा है, या तो ढकेल देगा या खींच लेगा, है ना, जादुई बल है भाई, है ना, ठीक। तो वह क्षेत्र जहां स्थित, है ना, क्या अन्य आवेश विद्युतीय आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे क्या कहते हैं बेटा, विद्युत क्षेत्र। सिंपल, ठीक है, उसके बाहर नहीं होगा, है ना। अब क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, क्षेत्र की तीव्रता। अब जैसे अगर तुम्हारे पास कोई डॉग वॉग है, तुमने कुत्ता पाला, तो बेचारा सूंघ के बता देता है कि इधर गया था, तो कैसे सूंघ के बताता है, सूंघने से कैसे पता चलता है, तुम्हें भी थोड़ा थोड़ा पता चलता है ना। जैसे कि अगर सोचो कि तुम्हारे आँख में मस्त पट्टी बांध देगा बच्चा, ऐसा करके पट्टी बांध दे, और तुम्हारे प्लेट जिसमें तुम जो भी पसंद करते हो खुशबू वाला, है ना, ठीक, वो तुम्हारे सामने रखा गया, तुम्हारे हाथ को भी ऐसा मान दिए, किडनैप कर लिए, समझ रहे हो, हाथ को ऐसे मान दिए हैं, आँख मान दिए हैं, और उधर से वो बर्तन को पास लाए हैं, जोर से सुंघाई देगा ना, है, और दूर ले जाएं तो थोड़ा कम सुंघाई देगा, अभी कम हो रहे हैं, और दूर ले जाएंगे तो और थोड़ा कम सुंघाई देगा, है कि नहीं है,
है, तो जो प्रबलता है गंध की पास आने से बढ़ेगी, है, तो विद्युत क्षेत्र की प्रबलता होती है, उसको हम लोग बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या बोलते हैं उसको? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पास रहने पर अधिक होती है, दूर रहने पर कम होती है। कैसे पता करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को? बल से। कैसे पता करेंगे? बल से। ध्यान देना, F बराबर हम लिखते हैं, या E बराबर लिखते हैं F अपॉन Q। सदिश है तो ऐसे लिखेंगे, Q अदिश राशि है ना। यहां से हम बोलेंगे यदि Q बराबर 1 है तो E बराबर क्या है? F। ये धन, ठीक। क्या लिखेंगे? एकांक आवेश। Q बराबर 1 है तो एकांक आवेश। एकांक आवेश जितने बल का अनुभव करता है, बल किसके बराबर है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के, है ना। विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे ही क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परिभाषा अगर अच्छे से दें तो क्या लिखेंगे? किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश जितने विद्युतीय बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये परिभाषा है। तो सूत्र क्या है? E बराबर F अपॉन Q। अब आज का लास्ट टॉपिक बहुत देर से पढ़ा रहा हूं, है ना। एक और टॉपिक झेल लो मेरे से, हाँ। तो इसके लिए हम लोग एक बिंदु ले लेते हैं, एक बिंदु आवेश। माना एक बिंदु है O जिस पर कितना आवेश है? प्लस Q। इससे R दूरी पर एक बिंदु M है। इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो कैसे ज्ञात करेंगे? पानी की गहराई ज्ञात करनी है तो कैसे ज्ञात करेंगे? कूद के थोड़ी ना ज्ञात करते हैं। और डूब गए तो पता चला उस कहानी खत्म। बताने के लिए कोई नहीं बचा कि गहरा था कि नहीं था, ठीक है। अगर गहराई कितनी है पता करना है तो दूसरे को बोलते हैं तू कूद। अगर डूब गया तो पता चला ज्यादा गहरा है, घर वापस चले जाना है। बाहर निकल गया तो पता चला ठीक है तुम भी कूद सकते हो। समझ आया? तार में कितनी धारा बह रही है पता करना है तो छू के थोड़ी देखते हैं। अब छुए और शास्त्रीय संगीत चालू हो गया तो, है ना, इधर पता चला तुम, है ना, तार में धारा प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे और, है ना, डांस प्राप्त कर गए, है ना, बाहर डिस्को डांस मार रहे हो, है कि नहीं? ठीक है। उसको पता करना है तो टेस्टर में छू के देखते हैं, बल्ब जला तो फिर नहीं छूना है। समझ आया? सिंपल सा बात है। हाँ, तो अगर मेरे को बिंदु M पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है तो मैं यहाँ पर क्या रखूंगा? एक परीक्षण आवेश। क्या रखूंगा? एक परीक्षण आवेश। परीक्षण करने के लिए कैसा आवेश? एक धन आवेश, ठीक है ना। Q0 परीक्षण आवेश रखा कि पता कर सकूं। समझ आया? हम क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं? हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए छोटा सा स्टेटमेंट लगाएंगे। माना एक बिंदु O जिस पर प्लस Q आवेश है, बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु M जिस पर परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। उसको परीक्षण करने के लिए बस रखे थे, है ना, और किसी चीज के लिए नहीं, ठीक। तो बिंदु, अतः बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। क्या होगा? Q, पहले Q1 की जगह Q, Q2 की जगह क्या लिखेंगे? Q0 अपॉन, बीच की दूरी कितनी है? R का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या आ गया? बल, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q0 अपॉन R स्क्वायर। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, तीव्रता की परिभाषा से E बराबर क्या होता है? F अपॉन Q0। E बराबर, F का मान रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K
Q इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट खत्म, आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन आर स्क्वायर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ गया। समझ आया? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ गया। ये जो क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है, ये भी सदिश राशि है ना बेटा, तो इसकी दिशा होती तो धन आवेश के लिए त्रिज्यीय रूप से बाहर की ओर, रेडियली आउटवर्ड, और ऋण आवेश के लिए त्रिज्यीय रूप से अंदर की ओर, ऐसा होता है। धन के लिए इधर 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 बाहर की ओर, ऋण के लिए अंदर की ओर। ऋण के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, समझ आए? और धन के लिए से बाहर की ओर, क्योंकि परीक्षण आवेश हमेशा क्या होता है, धन का। परीक्षण आवेश को नहीं बदलोगे, समझ रहे हो? ठीक है। अब परीक्षण अलग अलग हो तो दिक्कत है ना। टेस्टर में लालिच रंग का बल्ब जलता है ना, ठीक। अगर तुम उसमें दूसरा दूसरा कलर डालो तो शक हो जाएगा। जैसे लाल दिखते ही हमको पता है खतरा है, समझ आया? नहीं छू। अब मान लो हरा कलर, जैसे जो ट्रैफिक लाइट से कंफ्यूज हो जाए, हरा कलर जा रहा है मतलब जा सकते हो, और टेस्टर में छुआया हरा कलर जले मतलब छू सकते हो, और छुए तो गया। समझ आया? तो इसे बदलना नहीं है उसको, ठीक है। समझ आए? परीक्षण आवेश क्या होना चाहिए, धन होना चाहिए ना, ठीक। और उसको मैं नहीं माना हूँ यार, माइकल फैराडे माना है, उसी हिसाब से पूरा बुक जो है वो लिखा गया है। माइकल फैराडे वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने, है ना, जनरेटर की उत्पत्ति की थी, विद्युत जनरेटर की उत्पत्ति की थी। तो उन्होंने क्या किया उसको आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। आज का क्लास इसी नोट पर एंड करते हैं। इसके आगे का टॉपिक बेटा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।